नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम मास्टर फैसिलिटी एग्रीमेंट के बारे में जानेंगे। मास्टर फैसिलिटी एग्रीमेंट जो सबसे मेन, सबसे बड़ा एग्रीमेंट होता है डिसबर्समेंट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। बाकी जो सारी डॉक्यूमेंटेशन है वो हमने काफ़ी स्टडी कर ली है। कुछ 2-3 चीज़ें पेंडिंग हैं, इंक्लूडिंग मास्टर फैसिलिटी एग्रीमेंट, सैंक्शन लेटर की स्टडी और कुछ अंडरटेकिंग्स के बारे में। तो वो एक आध वीडियो में मैं और कवर कर दूंगा, तो आपका डिसबर्समेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो डिसबर्समेंट प्रोसेस जो हम ये कर रहे हैं, तो इससे आपको क्या एडवांटेज होगा? एक तो आप जो क्रेडिट मैनेजर के तौर पे काम कर रहे हैं, तो आपको क्लैरिटी रहेगा कि डिसबर्समेंट में काम कैसे होता है। साथ के साथ आपको जो मैंने इतने सारे एग्रीमेंट्स आपको पढ़ाए हैं, डीड ऑफ हाइपोथिकेशन, मॉर्टगेज डीड, एंट्री वाला, मेमोरेंडम ऑफ एंट्री वाला, तो उनमें कंडीशंस क्या रहती हैं, गारंटी डीड में क्या कंडीशंस रहती हैं, तो इससे आपको एक आइडिया होगा कि बैंक और बोरोर आपस में एक दूसरे को क्या कैसे बाइंड कर रहे हैं, क्या राइट्स हैं बैंक के, क्या ऑब्लिगेशंस है बोरोवर की। तो एज एन अंडरराइटर आपकी थोड़ी सी अंडरराइटिंग क्वालिटी और पॉलिश्ड होती है उस चीज से। तो चलिए, मास्टर फैसिलिटी एग्रीमेंट जो होता है ये बड़ा एग्रीमेंट होता है। हर एक बैंक में 50 से 60 पेज का एग्रीमेंट होता है और बैंक के और बोरोर के बीच में एग्जीक्यूट किया जाता है। स्टैम्प पेपर के ऊपर एग्जीक्यूट होता है, तो स्टैम्प पेपर के ऊपर मैं कमेंट नहीं करूंगा कि कितने का लगता है। स्टेट टू स्टेट, बैंक टू बैंक वेरी कर सकता है। कोई 200 रुपए के ऊपर भी काम कर सकते हैं, कोई 2000 के ऊपर भी कर सकते हैं। कोई ये भी कह सकते हैं कि जितने अमाउंट का लोन है उसके इतने परसेंट का स्टैम्प पेपर होना चाहिए। तो वो आप अपने लोकली बैंक में चेक कर लीजिए कितने अमाउंट का एग्जीक्यूट होता है। मास्टर फैसिलिटी एग्रीमेंट जब आप नया केस करते हैं तो आपको लेना पड़ेगा। प्लेन रिन्यूअल करते हैं। और अच्छा, जो मास्टर फैसिलिटी एग्रीमेंट में आपसे आज जो डिस्कस कर रहा हूँ, ये वर्किंग कैपिटल का मास्टर फैसिलिटी एग्रीमेंट है। प्लेन रिन्यूअल करेंगे फैसिलिटी का तो इसको रिक्वायर्ड नहीं है दोबारा से एग्जीक्यूट करना। एनहेंसमेंट करेंगे तो आपको अडेंडम ऑफ मास्टर फैसिलिटी एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। मतलब जो ओरिजिनल 50-60 पेज का आपने फ्रेश के टाइम पे एग्जीक्यूट किया था वो तो आपका ओरिजिनल ही था ही। उसके बाद एक एडिशनल 5 से 6 पेज का आपको अडेंडम, जो एडिशनल एनहेंसमेंट्स की वजह से आपकी जो एडिशनल कंडीशंस इनकॉर्पोरेट हुई हैं उनको रखते हुए, और उसके अंदर पुराने फैसिलिटी का भी, पुराने मास्टर फैसिलिटी एग्रीमेंट का भी रेफरेंस देते हुए आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ये जो 5-6 पेज हैं, ये इन एडिशन टू दीज 50-60 पेजेस काउंट होंगे बोरोवर लेवल पे। ऑल्दो ये 50-60 पेजेस आपको यहाँ पे दोबारा एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। आपको ये 5-6 पेज ही एग्जीक्यूट करने हैं, बट ये 5-6 पेज बैंक के रिकॉर्ड में इन 50 पेज के साथ अटैच हो जाएंगे और वो टोटल 55 पेज का एक एग्रीमेंट बन जाएगा बैंक का बोरोवर के साथ टोटल लेवल पे। मल्टीपल बैंकिंग केसेस में आपको अपना एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड है। कंजोर्शियम के केसेस में अगर आप बायलैटरल डॉक्यूमेंट कर रहे हो, देखो कंजोर्शियम के केस में बैंक्स, जो मेंबर बैंक है वो अपनी स्टैंड अलोन डॉक्यूमेंटेशन के बेस पे कई बार इनिशियल डिसबर्समेंट कर देते हैं। स्टैंड अलोन मतलब जैसे हम फ्रेश केस में खुद की डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। जो डॉक्यूमेंटेशन से मतलब क्या, डॉक्यूमेंटेशन जो मैंने आपको सारी पिछली 5-6 वीडियोस में पढ़ाई है कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है, गारंटी डीड, डीड ऑफ हाइपोथिकेशन, सारा। तो कंजोर्शियम बैंकिंग में जब बायलैटरल मींस जब कोई मेंबर बैंक अपने स्टैंड अलोन डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है इनिशियली डिसबर्समेंट लेने के लिए, तो उसको फिर ये एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। अगर वो बायलैटरल के ऊपर काम नहीं कर रहा है इनिशियली, देखिए ज्वाइंट तो कराना ही कराना है। अगर पहले बायलैटरल पे ऊपर डिसबर्स कर दिया तो 2-3 महीने बाद ज्वाइंट का टाइमलाइन ले लिया तो 2-3 महीने बाद ज्वाइंट तो एग्जीक्यूट होने ही होने हैं। पर अगर कोई बंदा कहता है, बैंक कहता है कि हम बायलैटरल कराएंगे नहीं, हम तो सीधा ज्वाइंट ही कराएंगे, तो वो भी चीज ओके है, वो भी चीज चलती है। तो फिर उस केस में एक बस कॉमन कंजोर्शियम एग्रीमेंट आएगा। किस किस का? सारे बैंक्स का, सारे बैंक्स का, जिसके अंदर लीड बैंकर होगा, मेंबर बैंक होंगे, उन सबका वो आएगा, और साथ में बोरोर के साथ वो एग्जीक्यूट होगा। उसमें सारे मेंबर बैंकों के जो ऑथराइज्ड ऑफिशियल्स हैं वो उसको साइन करेंगे, प्लस बोरोर भी साइन करेगा। तो ये साइन कौन करता है? बैंक का ऑफिशियल करता है, जो यूजुअली आरएम होता है, आरएम का बॉस होता है। और बोरोर साइन करता है। बोरोर भी कौन? बोरोर का ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। प्रोपराइटर के केस में प्रोपराइटर। अगर रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है तो जो पार्टनर ऑथराइज्ड है वो साइन करेगा। अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप के केस में यूजुअली सारे पार्टनर्स के साइन करा लेते हैं। और कंपनीज के केस में जो बोर्ड रेजोल्यूशन के द्वारा ऑथराइज्ड डायरेक्टर होगा वो साइन करेगा। ठीक है। अब की पॉइंटर्स क्या हैं इस एग्रीमेंट के, जो मतलब आपकी नॉलेज के लिए हैं, जो आपको पता होने चाहिए। देखिए, 50-60 पेज का एग्रीमेंट है तो मैं सारी चीजें तो नहीं डिस्कस करूंगा इसके अंदर। जो मैंने देखी है यूजुअली, जो मेरे को लगा कि चलो आपको एज अ नॉलेज के लिए पता होनी चाहिए ये चीजें, तो वही मैं यहाँ पे सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूँ। एक चीज मेरी ऑब्जर्वेशन है, देखिए पहले का भी जमाना होता था कि बैंक लोन देते थे तो बोरोअर को नीड होती थी लोन की, तो एक वन साइडेड चीज होती थी कि बैंक कोई बोरोअर को वो फेवर कर रहा है लोन देके। पर आजकल के टाइम पे
जो ज़माना बदल गया है, आजकल के टाइम पे बैंकों को भी उतनी ही रिक्वायरमेंट है बोरोवर्स के आने की, जितनी बोरोवर्स को बैंक की रिक्वायरमेंट है। पर जितने भी हमने एग्रीमेंट्स सारे स्टडी किए हैं पीछे भी वीडियोज़ में, या जो ये भी एग्रीमेंट है, ये सारे एग्रीमेंट्स बैंक्स के राइट्स और ऑब्लिगेशंस ऑफ बोरोवर को एक्सप्लेन तो करते हैं, बट उल्टा एक्सप्लेन नहीं कभी करते। राइट्स ऑफ बोरोवर एंड ऑब्लिगेशन ऑफ बैंक, एंड आई थिंक दिस नीड टू चेंज इन फ्यूचर कमिंग टाइम। कि एक चीज ठीक है, डिफॉल्ट्स होते हैं, बैंकों को नुकसान होता है, पब्लिक मनी का नुकसान होता है, बट वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए कि राइट्स ऑफ बैंक एंड ऑब्लिगेशन ऑफ बोरोवर। टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए कोई भी एग्रीमेंट, क्योंकि एग्रीमेंट जो किसी दो पार्टीज के बीच में जब एग्जीक्यूट किया जाता है ना, तो उन दोनों पार्टीज को बराबर फुट स्टेप्स में डाला जाना चाहिए। उन दोनों पार्टीज के बराबर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होनी चाहिए, और उन दोनों चीजों को प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना चाहिए एग्रीमेंट्स के अंदर। पर हम जो एग्रीमेंट्स पढ़ रहे हैं, जितने भी हमने पीछे भी पढ़े हैं, ये भी है, इसमें एक ही चीज के ऊपर फ्लो जा रहा है, राइट्स ऑफ बैंक, ऑब्लिगेशन ऑफ बोरोवर, नॉट वाइस वर्सा। राइट्स ऑफ मतलब एडिशन कि राइट्स ऑफ बोरोवर एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ बैंक, इसके बारे में डिस्कशन ही नहीं किया जाता। देखिए, जो एग्रीमेंट के बारे में जनरल चीज क्या है कि अगर ये मास्टर फैसिलिटी एग्रीमेंट में कोई कंडीशन लिख दी और आपके सैंक्शन लेटर में कोई और कंडीशन लिख दी, दोनों में डिस्कनेक्ट हो गया। फॉर एग्जांपल, मास्टर फैसिलिटी एग्रीमेंट में लिख दिया कि आपको फोरक्लोजर चार्जेस पड़ेंगे, फोरक्लोजर चार्जेस पड़ेंगे। सैंक्शन लेटर में आपको लिख के दे दिया कि फोरक्लोजर चार्जेस नहीं पड़ेंगे, फोरक्लोजर चार्जेस वेव होंगे। ठीक है, ऐसा लिख के दे दिया, तो किसकी बात मानी जाएगी? तो इसमें मास्टर फैसिलिटी एग्रीमेंट में ये लिखा रहता है कि अगर ऐसे डिस्कनेक्ट आया किसी स्पेशल कंडीशन को लेके, देखिए जनरल नहीं, स्पेशल कंडीशन को लेके, अगर जनरल कंडीशन के लिए डिस्कनेक्ट आया तो मास्टर फैसिलिटी एग्रीमेंट की बात पहले मानी जाएगी। अगर कोई स्पेशल कंडीशन के लिए कोई डिस्कनेक्ट आया तो सैंक्शन लेटर की बात को माना जाएगा। अब इसमें मेरा आपको क्या व्यू है, अगर आप बोरोवर हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, कि आपको अगर सैंक्शन लेटर में फोरक्लोजर चार्जेस का वेवर लिख के दे दिया, तो मास्टर फैसिलिटी एग्रीमेंट में पहले आप चीज चेक कर लीजिए कि उन्होंने इस चीज को लिखा हुआ है ना कि भाई जो डिस्कनेक्ट हुआ तो सैंक्शन लेटर की कंडीशन को प्रिवेल किया जाएगा, सैंक्शन लेटर की कंडीशन को माना जाएगा। अगर उन्होंने इस चीज को मास्टर फैसिलिटी एग्रीमेंट में नहीं लिखा और मास्टर फैसिलिटी एग्रीमेंट में फोरक्लोजर की चार्जेस की क्लॉज लिख दी और आपने उसको साइन कर दिया, तो फिर डिस्कनेक्ट रेज हो जाएगा। ठीक है, मास्टर फैसिलिटी एग्रीमेंट में ये लिखा रहता है कि बोरोर मतलब उसका लीगल हायर भी इंक्लूडेड है। बोरोर का मतलब ये नहीं है कि जो ऑथराइज सिग्नेटरी साइन कर गया तो वही है, उसका अगर वो मर गया तो उसका लीगल हायर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो भी होगा वो भी साथ में लाइबल होगा। इसके बाद मास्टर फैसिलिटी एग्रीमेंट में फैसिलिटी वाइज जो जो भी फैसिलिटी आपने सैंक्शन की हैं, उनकी डिटेल्ड टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती हैं। फैसिलिटी वाइज टर्म्स एंड कंडीशंस जो कॉमनली होती हैं, उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी वीडियोस का एक सेट दिया हुआ है, तो आप वहां से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो वो सारी लिखी जाती है यहाँ पे। उसके बाद इसमें एक एजुकेशन का कई बैंक से डालते हैं, एजुकेशन का एक पेज डालते हैं, 2-3 पेजेस डालते हैं, जिसमें एसएमए कब कब रिपोर्ट होगा, एसएमए 0 का क्या मतलब होता है, एसएमए 1 का क्या मतलब होता है, एसएमए 2 का क्या मतलब होता है, एनपीए का क्या मतलब होता है, तो कैसे कैसे क्लासिफाई किया जाता है विद एग्जांपल्स। वो सारी एजुकेशन पर्पस के लिए बोरोवर को दिया जाता है, ताकि बोरोवर कल को ये ना बोले कि मुझे तो पता ही नहीं था कि इस चीज की वजह से एसएमए हो जाता है, इस चीज की वजह से आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है। तो ये चीज पूरी एक्सप्लेनेशन कई बैंक्स अपने फैसिलिटी एग्रीमेंट्स में करते हैं। साथ में एडिशनल इंटरेस्ट रेट्स का एक पेज अलग से डालते हैं कि आपने अगर ये गलती की तो आपको इतना इंटरेस्ट एडिशनल पड़ेगा, ये गलती की तो एडिशनल इंटरेस्ट इतना पड़ेगा, ये गलती की तो एडिशनल इंटरेस्ट इतना पड़ेगा, ताकि बोरोवर एजुकेटेड रहे, कल को डिस्प्यूट ना रेस करे इस चीज के बारे में। फिर काफी टेक्निकल टर्म्स की डेफिनेशंस को दिया जाता है, जैसे कि एटीएनडब्ल्यू क्या होती है, वो कैसे कैलकुलेट होती है, इसके बारे में। डिफॉल्ट की क्या डेफिनेशन होती है, ये हम वीडियो के एंड में पढ़ेंगे, डिफॉल्ट की डेफिनेशन जो जनरली बैंक लिखते हैं कि डिफॉल्ट मतलब क्या, किस चीज को डिफॉल्ट माना जाएगा। क्योंकि काफी सारी एग्रीमेंट के अंदर चीजें डिफॉल्ट के साथ लिंक्ड होती है कि अगर बोरोर ने डिफॉल्ट कर दिया तो बैंक ऐसे करेगा, या ऐसे डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, वैसे डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। तो डिफॉल्ट एक वर्ड यूज किया जाता है, पर डिफॉल्ट की डेफिनेशन क्या है, किस चीज को डिफॉल्ट मानेंगे, तो वो हम एंड में पढ़ेंगे वीडियो के। ड्राइंग पावर की क्या डेफिनेशन होती है, ये यहाँ पे मेंशन की जाती है। सॉरी। उसके बाद अब हम थोड़ी सी कंडीशनों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, बैंक क्या कर सकता है, ये मास्टर फैसिलिटी एग्रीमेंट में लिखा जाता है। बैंक टाइम टू टाइम बोरोवर की फैसिलिटीज को, यानी कि लोन एक्सपोजर्स को रिव्यू कर सकता है, उनको कंटिन्यू करने की मंजूरी दे सकता है, उनको कैंसिल कर सकता है,
उनको कम कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, ये बैंक की मर्जी है। विदाउट नोटिस टू द बोरोर ये काम कर सकता है। ठीक है, ये सब काम करने के लिए वो क्या क्या देख सकता है, किस किस बेसिस पे वो डिसीजन ले सकता है ऐसे, ये सिर्फ एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है कि इनके अलावा भी चीजें हो सकती हैं जिनके बेस पे ये फैसले लिए जा सकते हैं। बट ये सिर्फ आपके एग्जाम्पल के लिए है कि जैसे बोरोर का कंडक्ट अच्छा कंडक्ट है तो कंटिन्यू करना, बुरा कंडक्ट है तो कैंसिल रिड्यूस करना। यूटिलाइजेशन ठीक ठाक यूटिलाइजेशन है तो कंटिन्यू करना। अगर बोरोर को 1 करोड़ की लिमिट दी है, वो 5 लाख ही यूज कर रहा है, तो बैंक 95 लाख की लिमिट क्यों उसको दे के रखे, तो रिड्यूस करना कर सकता है। एमपीबीएफ, अगर एमपीबीएफ लोअर साइड पे चला गया तो बैंक रिड्यूस कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। ड्रॉइंग पावर कम रहती है तो बैंक रिड्यूस कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। अगर बोरोवर का प्रमोटर मार्जिन बिजनेस में कम ज्यादा हो गया है, जितना स्टिपुलेटेड होना चाहिए था, तो उसकी वजह से कम कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो वो बैंक की मर्जी है, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स है। ठीक है, उसके बाद अगर आपकी लोअर यूटिलाइजेशन रहती है, देखिए बैंक ने आपको 1 करोड़ रुपए की लिमिट यूज करने की परमिशन दे दी, पर आप यूज कर ही नहीं रहे। पर बैंक ने तो अपनी किताबों में 1 करोड़ के फंड आपके लिए अलग से रख दिए ना, कि भाई आप कभी भी यूज कर सकते हैं 1 करोड़ के फंड, पर आप यूज ही नहीं कर रहे। तो वो बैंक को 1 करोड़ रुपया आपके लिए साइड पे रखने का क्या फायदा। ठीक है, तो एक मिनिमम यूटिलाइजेशन की कमिटमेंट होती है बोरोवर की बैंक को, कि भाई मैं 40% यूज करूंगा, लिमिट 50% यूज करूंगा। तो फिर बैंक को प्रॉफिटेबिलिटी रहती है उस चीज के ऊपर जब वो यूटिलाइजेशन आती है तो। ठीक है, तो अगर कोई लोअर यूटिलाइजेशन करता है, 5% 10% यूज करता है, लिमिट पूरी इतनी बड़ी सैंक्शन करवा के बैठा हुआ है, यूज कर नहीं रहा, तो बैंक उसके ऊपर कमिटमेंट फीस चार्ज कर सकता है। बैंक अपने आप को ये अधिकार देता है। ठीक है, फैसिलिटीज रीपेबल ऑन डिमांड होंगी, ये हमें वर्किंग कैपिटल में पता ही है कि ऐसा होता है। देन ये देखिए प्रीपेमेंट के बारे में लिखा रहता है कि कोई भी लोन की प्रीपेमेंट नहीं होगी बैंक की कंकरेंस की बिना, और बोरोर को 30 दिन का, 45 दिन का, 15 दिन का, जो भी बैंक का नॉर्म होगा उतने का मिनिमम नोटिस देना पड़ेगा बैंक को पहले फोरक्लोजर कराने के लिए, और फोरक्लोजर प्रीपेमेंट के चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे। तो ये कंडीशन तो वहां पे लिखी रहती है। तो सैंक्शन लेटर में भी मान लीजिए आपने वेवर ले लिया इस कंडीशन का, और एग्रीमेंट में ये नहीं मेंशन कि डिस्प्यूट के केस में किसकी बात मानी जाएगी, तो कल को तो डिस्प्यूट बैंक कोर्ट में आसानी से ले जाएगा कि मास्टर फैसिलिटी एग्रीमेंट के हिसाब से हम तो मानेंगे। ठीक है ना, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। एनडीयूज के बारे में लिखा रहता है कि जिस चीज के लिए पैसा लिया है, जो चीज हमने सैंक्शन लेटर में डिफाइन की है कि ये बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा है तो बिल्डिंग के लिए यूज होगा, ये वर्किंग कैपिटल का पैसा है तो वर्किंग कैपिटल में यूज होगा, तो सिर्फ उसी पर्पज के लिए ही पैसा यूज होगा। बोरोर इस चीज को अंडरटेक कर रहा है, और इसका जब भी प्रूफ रिक्वायर्ड होगा बैंक को, तो वो प्रूफ सबमिट करेगा। ठीक है, बोरोर को जो भी सिक्योरिटी है, उस सिक्योरिटी को जो भी टाइमलाइन उसकी सैंक्शन लेटर में डिफाइंड है, अगर जैसे हमने किसी दूसरे बैंक से टेक ओवर करके प्रॉपर्टी लेके आनी है, और हमने 60 दिन का टाइम दे दिया कि 60 दिन के अंदर अंदर आपकी प्रॉपर्टी दूसरे बैंक से ट्रांसफर होकर आनी चाहिए, एंड हमारे पास मॉर्गेज क्रिएट होना चाहिए, तो वो 60 दिन के अंदर अंदर वो काम होना चाहिए, वो डिफाइंड टाइमलाइन में काम होना चाहिए। और जो सिक्योरिटी होगी वो सारे ड्यूज के साथ लिंक रहेगी जो भी बैंक को देने होंगे बोरोवर ने, इंक्लूडिंग ऑल चार्जेस वगैरह। अगर बोरोवर बिजनेस में कोई ऐसा बंदा इंट्रोड्यूस करता है, अब देखिए ये एनी पर्सन का मतलब ये नहीं है कि उसने कोई इंप्लॉय लिया है। एनी पर्सन मतलब कोई डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में, कोई प्रमोटर कैपेसिटी में, कोई पार्टनर, कोई डायरेक्टर, कोई ऐसा बंदा लेके आया जो या तो विलफुल डिफॉल्टर है आरबीआई के नॉर्म्स के हिसाब से, जिसका सिंबल फटा हुआ है, विलफुल डिफॉल्टर है, या वो विलफुल आने के बाद 2-3 साल बाद विलफुल डिफॉल्टर बन जाता है। तो बोरोर को ऐसे बंदे को अपने बिजनेस से निकाल के फेंकना पड़ेगा, इसको अपने बिजनेस से रिमूव करना पड़ेगा। बोरोर इस चीज का ऑब्लिगेशन बैंक को दे रहा है, राइट, मतलब बैंक को ये अंडरटेक कर रहा है। अगर बैंक ने लोन के चलते चलते कोई टर्म्स एंड, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये, अगर बैंक ने कोई टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज कर दिया, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज कर दिया, फॉर एग्जांपल पहले बैंक 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा था, अब बैंक 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दिया बैंक ने, और ये चेंज करने के बाद बोरोवर कंटिन्यूसली लिमिट्स को यूज कर रहा है, पैसा यूज कर रहा है, तो ये माना जाएगा कि बोरोवर ने 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट देने के पॉइंट से सहमति बना ली है, उसने एक्सेप्टेंस दे दी है, और इस चीज को एक्सेप्टेंस माना जाएगा अगर उसने लिमिट्स को यूज किया। ठीक है, देखिए है तो जबरदस्ती ना काइंड ऑफ। अब बोरोवर कोई 5 करोड़ की लिमिट लेके बैठा है, तो आज आप उसका 10% रेट है, आपने 12% कर दिया, तो वो 5 करोड़ की लिमिट आपकी एकदम से भरपाई कैसे कर देगा भाई? वो भरपाई नहीं कर सकता 5 करोड़ की।
आप बोलोगे कि 10 दिन में भरपाई कर दे, तूने 10 दिन भरपाई नहीं की, तूने 10 दिन लिमिट यूज की, तो हम मान लेंगे कि तूने तो एक्सेप्टेंस कर ली। ठीक है, तो कंडीशनें कुछ हार्श हैं। तभी मैं बोलता हूं कि जो राइट्स ऑफ बैंक एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ बोरोअर के साथ साथ राइट्स ऑफ बोरोअर एंड ऑब्लिगेशन ऑफ बैंक्स की भी बात होनी चाहिए। अगर आपने स्टॉक स्टेटमेंट्स को सबमिट नहीं किया, अगर आपकी फैसिलिटीज पे एप्लीकेबल है ऑब्वियसली, तो आपकी लिमिट डीपी को जीरो किया जा सकता है। अगर आपने डिफॉल्ट किया, देखिए डिफॉल्ट की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे लास्ट में, डिफॉल्ट किया तो आपके ऊपर एडिशनल इंटरेस्ट लगाया जा सकता है। अगर आप किसी सरकारी स्कीम के तहत कोई कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इंजॉय कर रहे हैं, मान लीजिए एक्सपोर्टर्स को वो इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है 3% का या 2% का, जो भी चल रहा है रेट आजकल, तो वो जो इंटरेस्ट सबवेंशन मिल रहा है, कल को अगर गवर्नमेंट की स्कीम बंद हो गई तो आपको जो नॉर्मल कमर्शियल रेट है वो चार्ज किया जाएगा। बैंक इस चीज का राइट अपने पास रख रहा है कि बोरोर कल को डिस्प्यूट नहीं करेगा कि भाई मेरा कमर्शियल रेट क्यों लगा दिया, ऐसे क्यों कर दिया, वैसे क्यों कर दिया। ऐसा नहीं होगा। जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है वो डेली बैलेंसेस पे की जाएगी। आपको पता ही है कि डे एंड बैलेंसेस पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी और कंपाउंडिंग मैनर में होगी। ये लिखना जरूरी है ना, सिंपल इंटरेस्ट नहीं होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। अगर आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया, जैसे सीसी लिमिट में आपका 31 को इंटरेस्ट डेबिट हो गया, आपने वो इंटरेस्ट जमा करवाया 7 को जाके, तो जो ये 7 दिन थे, 7 दिन में आपकी लिमिट यूज रही प्लस आपका ये इंटरेस्ट अमाउंट से भी लिमिट यूज रही, इंटरेस्ट अमाउंट भी इंटरेस्ट लिमिट में ऐड हो गया। तो जो 7 दिन का इंटरेस्ट है वो लिमिट प्लस इंटरेस्ट के ऊपर आपको इंटरेस्ट पड़ेगा। तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट पड़ गया ना, तो कंपाउंडिंग मैनर में लगेगा। ये चीज पहले ही बैंक क्लियर करके दे रहा है बोरोवर को। जब आपका रिन्यूअल का वैलिडिटी एक्सपायर हो गया, अनलेस अनटिल आपने लिमिट का पैसा जमा ना कराया हो या बैंक को रिक्वेस्ट ना किया हो कि मेरा रिन्यूअल मत कीजिए, तो बैंक आपकी रिन्यूअल की फीस को डेबिट कर सकता है, आपको आपके अकाउंट से सीधा चार्ज कर सकता है, चाहे आपने रिन्यूअल के डॉक्यूमेंट्स नहीं भी दिए। चाहे आपने रिन्यूअल के डॉक्यूमेंट्स नहीं भी दिए तो आपकी फीस को चार्ज किया जा सकता है। और ये माना जा और इसको अगर फीस को खाली चार्ज कर लिया गया तो ये नहीं माना जाएगा कि आपका रिन्यूअल हो गया। रिन्यूअल तभी होगा जब आप सारे कागज जमा करेंगे, सिस्टम पे अपलोड हो जाएगा, तभी माना जाएगा। अकेला फीस डेबिट इस चीज का क्राइटेरिया नहीं माना जाएगा कि आपका रिन्यूअल बैंक ने कर दिया। ठीक है। इंश्योरेंस का पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी पिछले डॉक्यूमेंट्स में डिस्कस कर चुका हूं कि इंश्योरेंस बोरोर प्रॉपर बना के रखेगा, बैंक को सॉल लॉस पे ही बना के रखेगा। अगर किसी कारणवश उसका इंश्योरेंस का प्रीमियम बैंक को पे करना पड़ गया तो वो बैंक बोरोर से रिकवर कर सकता है। ये पॉइंट बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है। सिक्योरिटी के मामले में लिखा गया है कि गुड एंड मार्केटेबल टाइटल उसका बना के रखेगा बोरोर। जो हाइपोथेकेटेड गुड्स है जैसे स्टॉक डेटर्स वगैरह, उनको रेगुलर चर्न करता रहेगा, रेगुलर घुमाता रहेगा। अगर कल को फ्यूचर में कोलेटरल की वैल्यू कम होती है, जो कोलेटरल इनसफिशिएंट हो जाती है एक्सपोजर के लिए, तो बोरोर एडिशनल कोलेटरल देगा। और मेन बात कि ये जो सिक्योरिटीज बैंक को ऑफर की जा रही हैं, ये सिक्योरिटीज को कोई भी और बंदा यूज नहीं करेगा अदर देन द बोरोवर की ग्रुप कंसर्न है या बोरोवर के इमीडिएट रिलेटिव्स, जैसे कि उसका ब्लड रिलेटिव्स, इमीडिएट रिलेटिव्स जैसे कि उसकी वाइफ, उसके बेट बच्चे या उसके पेरेंट्स। उनके अलावा कोई और पर्सन उन एसेट्स को यूज नहीं कर सकता बिना विदाउट बैंक्स की कंकरेंस के। अब बोरोवर क्या क्या वादे कर रहा है, क्या क्या अंडरटेकिंग कर रहा है। बोरोवर वादे कर रहा है, ध्यान से देखिए, कि जो जो भी इंफॉर्मेशन दी है मैंने, सारी की सारी करेक्ट है। ऑब्वियसली आपको भी पता है कि आधी इनकरेक्ट होती है, सारी की सारी करेक्ट है। मैं ये आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, मेरे बिजनेस को चलाने के लिए जो जो भी तरह के मेरे को अप्रूवल्स चाहिए, जो जो भी तरह के लाइसेंस चाहिए, वो सब मेरे पास मौजूद है। मैं जो ये आपके कागज साइन कर रहा हूं, मैं इसको सबको साइन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए प्रॉपरली ऑथराइज्ड हूं। मैंने देश के सारे कानूनों के साथ पूरा कंप्लायंस किया हुआ है और मेरे किसी भी एसेट के ऊपर कोई भी किसी भी तरह का कोई भी कानूनी लिटिगेशन पेंडिंग नहीं है, कोई भी केस पेंडिंग नहीं है। जो मेरे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, वो मेरे बिजनेस की सच्ची और फेयर पिक्चर दिखा रहे हैं, उनमें कोई भी गोलमाल नहीं किया गया है। मैं वादा करता हूं कि मैं क्वाजी इक्विटी, जो आपने सबऑर्डिनेट डेट जो ट्रीट किए हैं, उनको कभी भी मैं विड्रॉ नहीं करूंगा बिजनेस से। अगर मेरे बिजनेस से कोई प्रमोटर, डायरेक्टर, पार्टनर एग्जिट होता है तो उसको मैं कोई भी कंपनसेशन पे नहीं करूंगा उसके ऑफिस खो जाने की वजह से, मतलब विदाउट मतलब बैंक की कंकरेंस के। क्योंकि कई बार कंपनसेशन इतना हेफ्टी हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि हम बोलते हैं कि उसका बिजनेस का इम्पैक्ट ही बहुत बढ़ जाता है। अब मिस्टर ए बिजनेस कर रहा था, ठीक है जी, उसने बैंक से लोन लिया, मान लीजिए 2015 में लोन ले लिया।
5 करोड़ रुपए का, ठीक है। उसने 2016 में मिस्टर बी को, जो उसका छोटा भाई था, जो सारा 22 साल का था, ये मान लीजिए 35 साल का था, छोटे भाई को बिजनेस में डाल लिया, ठीक है। लोन 5 करोड़ का ही है। बैंक ने फैसिलिटी को रिन्यू किया, तो उसने बोला कि मिस्टर बी जो है, अब ये भी मेरे बिजनेस के साथ देखता है, तो आप इसको भी अपने साथ ऐड कर लीजिए। बैंक ने इसको भी स्ट्रक्चर में ले लिया, गारंटर में ले लिया, ठीक चलता रहा। अब 2017 आया। 2017 में मिस्टर ए ने सोचा कि मैं चला जाता हूं बाहर, मिस्टर बी तुम संभालो बिजनेस, ठीक है जी। अब मेरे को 10 करोड़ रुपए पे कर दो, सारा बिजनेस मेरा बनाया हुआ है, सब कुछ मेरा। तो अब इस तरह से अगर कंपनसेशन पे होने लग जाए, फिर तो चल गया उसका बिजनेस। तो बैंक किसी चीज को रोक रहा है, ठीक है। अब देखिए, जो ये वर्किंग कैपिटल फैसिलिटियां होती है, ये 12 महीने के लिए होती हैं। नेचुरली जो ये एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हुआ है, उन फैसिलिटियों के लिए एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हुआ है जो 12 महीने के लिए वैलिड है। अब बैंक इसमें कह रहा है कि कल को देखिए, बोरोर भी शैतान होते हैं ना। अगर 12 महीने से ज्यादा 13वां महीना आ गया, रिन्यूअल हुआ नहीं फैसिलिटी का, और फैसिलिटियां यूज हो रही हैं सारी, तो बोरोर कल को कोर्ट में बोल दे कि भाई जो ये सारी शर्तें थी, ये शर्तें तो 12 महीने के लिए वैलिड थी, अब तो 13 मंथ आ गया है, तो इन शर्तों की अब तो कोई वैलिडिटी ही नहीं है। तो बैंक उसमें अपने आप को बचा रहा है कि अगर फैसिलिटियां आपने यूज की हैं, आपको यूज करने के लिए अलाउ की गई हैं वैलिडिटी के बाद भी, तो ये सारी कंडीशंस तब भी आपके ऊपर बाइंडिंग रहेंगी, ठीक है। तो बोरोर ये अंडरटेक कर रहा है कि ठीक है, ये बाइंडिंग रहेंगी मेरे ऊपर। बोरोर ये वादा कर रहा है कि मैं प्रॉपर किताबें मेंटेन करके रखूंगा, अगर कोई ऑडिटर छोड़ के गया तो मैं आपको बताऊंगा, आप मेरे प्रेमिसेस में आके डिटेल्स चेक कर सकते हो, एंटर कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। अगर मैं फॉरेन एक्सचेंज में कोई डीलिंग कर रहा हूं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, तो मैं उसके सारे रिस्क को हेज करके रखूंगा, ये वादा कर रहा है। देन एक सेकंड, लियन ऑन बैलेंसेस का पॉइंट मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया हुआ है। लियन ऑन बैलेंसेस क्या है कि बैंक या बैंक की ग्रुप कंपनीज के पास, ये मैंने गारंटी डीड में आपसे डिस्कस किया था, ग्रुप कंपनीज के पास अगर आपका कोई भी पैसा पड़ा है, चाहे शेयर, सिक्योरिटी, सेविंग अकाउंट में कोई भी पैसा पड़ा है, तो डिफॉल्ट के केस में उन सबके ऊपर लियन लगाया जा सकता है, और उस पैसे को अपने लोन की रिकवरी के लिए यूज किया जा सकता है विदाउट गिविंग एनी नोटिस टू द बोरोअर, ठीक है। अब डिफॉल्ट की डेफिनेशन समझते हैं कि डिफॉल्ट को कैसे क्या एग्जांपल्स मानते हैं डिफॉल्ट की। ये सिर्फ एग्जांपल्स है, इसके अलावा भी चीजें हो सकती हैं। पेमेंट डिफॉल्ट, ये आपको पता ही है, SMA 0, SMA 1, SMA 2, ब्याज नहीं दिया, किस्त नहीं दी, चर्निंग नहीं की, आउट ऑफ ऑर्डर हो गया, तो ये पेमेंट डिफॉल्ट है, ठीक है। नॉन पेमेंट डिफॉल्ट, कंडीशनें कंप्लाई नहीं की, कंडीशंस को कंप्लाई नहीं किया प्रपोजल्स की, तो ये नॉन पेमेंट नेचर का डिफॉल्ट है, तो ये भी डिफॉल्ट है, ठीक है। आपके बोरोवर की बैंकरप्सी हो गई, दिवाला निकल गया, डेजोल्यूशन हो गया, तो ये भी डिफॉल्ट माना जाएगा। कुछ ऐसा बिजनेस में हो गया जिसकी वजह से कोई मटेरियल इफेक्ट पड़ गया आपके बिजनेस में, आग लग गई, सारा बिजनेस तबाह हो गया, तो ये मान लिया जाएगा कि डिफॉल्ट हो गया। पूरी की पूरी मैनेजमेंट ही चेंज कर दी, डिफॉल्ट हो गया। मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी आपने कोई, तो डिफॉल्ट माना जाएगा। देखिए, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी तो डिफॉल्ट माना जाएगा, डिफॉल्ट हो माना गया तो फिर आपके ऊपर डिफॉल्ट के कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, और कॉन्सिक्वेंसेज क्या है वो आगे लिखे हैं। अगर आपकी ग्रुप कंपनीज में भी डिफॉल्ट होता है, चाहे हमारे बैंक में चाहे किसी और बैंक में, तो उसको भी फिर डिफॉल्ट माना जाएगा, तो उसको भी आपका ही डिफॉल्ट माना जाएगा, ठीक है ना। कई बार आपसे सेल्स वाले झगड़ते हैं ना कि यार ये तो ग्रुप कंपनी के अंदर डीपीडीज हैं, ग्रुप कंपनी के अंदर डिफॉल्ट किया है, हमारा बंदा तो, हमारा बोरोर तो ठीक है, तो इसमें क्या लेना देना, ग्रुप कंपनीज को क्यों देखते हो भाई। ग्रुप कंपनीज का डिफॉल्ट भी बोरोर का डिफॉल्ट माना जाता है। क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं अगर ये डिफॉल्ट हो गए तो, अगर बैंक ने इसके अकॉर्डिंग डिफॉल्ट कंसीडर कर लिया तो। देखिए, ऐसी चीजें तो थोड़ी सी बैंक की कॉल होती हैं, ठीक है। ये सब जो पॉइंट्स पॉइंट्स हैं, ये भी पॉइंट बैंक की कॉल होती है। ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट है, और उसके बाद ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये तो पक्का ही डिफॉल्ट के पॉइंट है। आपकी फैसिलिटियों को टर्मिनेट किया जा सकता है और आपसे रीपेमेंट डिमांड की जा सकती है। फर्दर फैसिलिटी यूज करने के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। जो लोन है आपको दिया हुआ, उस लोन को आपके बिजनेस के इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है कंपनीज के केस में, यानी कि बैंक की ऑनरशिप आ जाएगी। सिक्योरिटी जो आपने गिरवी रख रखी है, उस सिक्योरिटी को इन्फोर्स किया जा सकता है। देखिए, अगर नॉन पेमेंट डिफॉल्ट है, कंडीशन है, आपने कंप्लाई नहीं की कोई क्रिटिकल, ठीक है, तो उसकी वजह से ये सब आपके ऊपर कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। ये सब मास्टर फैसिलिटी एग्रीमेंट में डिफाइन होता है, राइट।
तो ये मास्टर फैसिलिटी एग्रीमेंट है। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको। थैंक यू वेरी मच।